आज का आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनफैक्ट लॉ की फील्ड में बहुत बड़ा एक टॉपिक है। अच्छा, लेकिन अब चूंकि इसका एक खास पोर्शन दिया हुआ है आपके पेपर में, वो अरेस्ट के हवाले से है और सब्सिक्वेंट जो लीगल मैक्सिम है वो भी हम पढ़ेंगे इसको। तो मैं सिर्फ कन्फाइंड रहूंगा आपके टॉपिक तक, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर हम डिटेल में निकल पड़े तो फिर आपके टॉपिक से हम हट जाएंगे, क्योंकि टॉपिक ये जो सीआरपीसी है ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर, क्राइम को डील करने का तरीकाकार, जाब्ता, कोड, जाब्ता, कि इसमें एक्यूज्ड ऑफेंस के होने से एक्यूज की कन्विक्शन या एक्विटल, इस तक का तमाम जो प्रोसेस है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आता है। कि एक ऑफेंस हुआ, ऑफेंस के बाद जो पुलिस का रोल है वो, उसके बाद जो कोर्ट्स का रोल है वो, उसके बाद जो अक्यूज का रोल है, वो तमाम इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा और फाइनली ये असर्टन किया जाएगा कि क्या जो अक्यूज्ड है वो रियल कन्विक्ट है या उसने कोई जुर्म नहीं किया, मतलब एक्विटल और कन्विक्शन का फैसला। तो ये होल प्रोसेस इसमें होगा। अब इसमें से एक टॉपिक खेला, एक टॉपिक है अरेस्ट का, कि अरेस्ट कैसे होगा और इस्केप, अगर वो भाग जाए मुलजिम अरेस्ट के दौरान, तो उसका क्या प्रोसीजर है, और रीटेकिंग, उसको दोबारा कैसे आपने रीटेक करना है मुलजिम को। अच्छा, एक ठीक। तो ये सेक्शन 46 से हम शुरू करते हैं इसको। अरेस्ट हाउ मेड, कि अरेस्ट होता कैसे है। सबसे पहले अरेस्ट कौन होगा? अरेस्ट कौन होगा? अरेस्ट वो होगा जिसके बारे में पुलिस को सस्पेक्ट हो कि इट कैन बी इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द ऑफेंस, आइदर रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड, ठीक है। और फिर हम उसके आगे जाके देखेंगे ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, ठीक है। बल्कि मैं समझता हूँ कि पहले हम ये डिस्कस कर लें क्या होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि इसके ना सब जो सब्सिक्वेंट इसके सेक्शंस हैं उनमें ये डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, ऑफेंस क्या होता है? सबसे पहले हमें देखना है कि जुर्म है क्या। क्या आप मुझे सुन सकते हैं सारे? इस बात की श्योरिटी मुझे कैसी होगी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। चलो ठीक, थैंक यू। बाकी भी स्टूडेंट्स आप ऑफेंस लोग ये चैट होता है, बॉक्स में बता दें कि आपको सर की आवाज आ रही है। जी ठीक है, थैंक यू। सर आपकी वॉइस क्लियर है। हम्म। ऑफेंस में ये होता है, ऑफेंस जुर्म, कोई भी ऐसा इकदाम जिसे स्टेट ने रोका हो उसे कहते हैं जुर्म। बाई सपोज डबल सवारी हुकूमत ने मना की है, तो अगर कोई करेगा जुर्म होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो आम रूटीन में ये जुर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टेट ने इसको मना कर दिया तो इट मीन्स जुर्म। अच्छा, अब ऑफेंस के कुछ हैं इंग्रेडिएंट्स, मतलब कौन कौन सी चीजें हों तो जाके ऑफेंस बनता है। शॉर्ट सब करूंगा। पहला है मेंज्रिया। मेंज्रिया ये एक लैटिन वर्ड है। मेंज्रिया मीन स्टेट ऑफ माइंड, कि आप जो काम करने जा रहे हैं आपका माइंड भी उस स्टेट में हो। सपोज अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका माइंड इस स्टेट में है, वो जानता है कि आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। आपने इस दौरान
सपोज आप घर से बाहर निकले, आपने राइफल ली और किसी को जाके शूट कर दिया, तो आपके माइंड में इस बात का पूरा अदराक था कि जो मैं काम करने जा रहा हूं इससे बंदे की डेथ होगी। ठीक है, आपका स्टेट ऑफ माइंड एक्टिव था। इसे कहते हैं मेंजरिया, कि आपकी इससे इंटेंशन जाहिर हो रही है। ठीक है, हाँ, अगर कोई बच्चा सपोज एक 2-3 साल का बच्चा, अगर उसको हम पिस्टल देंगे तो उसको पता नहीं होगा इसकी क्या, इसकी जो है इसका इस्तेमाल कैसे है, तो उसके अंदर गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड नहीं होगा। अगर वो फायर कर भी देना तो उसके माइंड में ये नहीं होगा कि मैंने इसको इसलिए चलाया है कि मैं फायर करके एक बंदे को मार दूं। हाँ, आपने जब फायर किया तो आपके माइंड में एक एक्टिव उसकी इंटेंशन थी कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से आपको इल्म था आपको। अच्छा, फिर दूसरा है एक्टस रियस। एक्टस रियस ये होता है कि कोई इनफेक्ट एक्ट करना आपने। देखो, आपने जहन में सोचा कि मैंने फलां बंदे को मारना है, आपका गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड स्टेब्लिश हो गया। अब आपने, जब तक वो एक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मारा नहीं है आपने, तो उसको तब तक वो ऑफेंस कमिट नहीं समझा जाएगा। ठीक है, आप चलें, आपने फायर भी किया, एक्टस रिया हो गया, आपने एक्ट कर दिया। थर्ड है काजेशन, के उससे, आपके उस एक्ट से, वो जो आपका इंटेंशन थी वो काज भी हो जाए, डेथ भी हो जाए सपोज। ठीक है, आपने फायर किया लेकिन वो नीचे बैठ गया, बच गया वो। अब मेंजरिया भी है, एक्टसरिया भी है, लेकिन काजेशन नहीं हुई, वो बच गया। ठीक है, तो इसकी जो ग्रेविटी है वो कम है। अच्छा, काजेशन भी हो गई, चले हम कहते हैं फायर भी लग गया उसको, इससे उसको हार्म होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। ठीक है, काजेशन, फायर लगेगा तो जाहिर बात है हार्म तो होगा। ठीक है, और फिफ्थ वन है लीगैलिटी ऑफ द एक्ट, कि आपने जो एक्ट किया है, सॉरी, इलीगैलिटी ऑफ द एक्ट, वो एक्ट इलीगल है, स्टेट की नजर में वो इलीगल एक्ट है। ठीक है, सपोज आपने किसी पागल कुत्ते को मारा, तो आपके जहन में मेंद्रिया भी है, आपको पता है मैं फायर मारूंगा उसकी डेथ हो जाएगी। आपने फायर भी किया, एक्टसरिया भी हो गया, काजेशन भी हो गई, हार्म भी हो गया, लेकिन वो इलीगल एक्ट नहीं है। समटाइम आपने देखा हो, जो स्टेट की जो होती हैं मुहिम होती है कि इन जो वैगाबॉन्ड डॉग्स हैं उनको किल किया जाए, तो सब कुछ हो गया लेकिन वो इलीगल एक्ट नहीं है। अच्छा, आपने सपोज किसी कॉर्पस पर, किसी इंसान पर फायर किया, ठीक है, तो वो एक इलीगल एक्ट होगा। और आखिर में इसका इंग्रेडिएंट है, इसकी पनिशमेंट भी होनी चाहिए। तो ऐसा काम जिससे आपने किसी को हार्म किया हो, एक्टर्सिया भी हो, मैंद्रिया भी हो, और काजेशन भी हो, और वो एक्ट भी इलीगल हो, तो जाहिर बात है पनिशमेंट तो होगी ही। इलीगल एक्ट की पनिशमेंट होती है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें अगर मिल जाएं, इकट्ठी हो जाएं, तब जाके ऑफेंस बनता है। आपने बच्चे को थप्पड़ मारा, ठीक है, आपके अंदर स्टेट ऑफ माइंड गिल्टी नहीं थी, इंटेंशन आपकी गिल्ट नहीं थी, उसने कोई गलती की, आपने उसको समझाने के लिए मारा, तो इट उसको हार्म भी हुआ, एक्टसरिया भी हुआ, काजेशन भी हुई, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी। आप ड्राइव कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग की वजह से, या कोई सामने कोई जानवर आ गया या कोई बच्चा आ गया आपके रास्ता, उसकी डेथ हो गई है, तो एक्टसरिया भी हो गया, काजेशन भी होगी, हार्म भी हो गया, लेकिन आपका स्टेट ऑफ माइंड गिल्टी नहीं था, क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं थी इसको मारने की, आपको इस बात का अदराक नहीं था बिल्कुल। तो उस टाइम की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस वो थोड़ा कम हो जाएगी। ठीक है, आपने कोई स्पीड ब्रेकर लगाया, ठीक है, रोड के ऊपर बनाया, लेकिन एक रैश ड्राइविंग करता हुआ कार आती है, वो स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करते हुए एकदम से वो उसको क्रॉस करती है, और वो टर्टल हो जाती है, उलट जाती है, तो इसमें आप गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड नहीं था, मीन्स मेंजरिया नहीं था आपके जहन में। तो जब मेंजरिया नहीं, तो इट मीन्स आपको इससे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। तो ये हो गया ऑफेंस। अब ऑफेंस की दो किस्में हैं,
एक है कॉग्निजेबल, एक है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ये होता है कि ओके ऐसा ओके। जुर्म जिसको जो काबिले दर अंदाजी पुलिस हो, जिसमें पुलिस सर अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। वो किसी और का करना तो गलती साहब। सर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। मेरी आवाज़ आ रही है? ओहो, ये कितनी देर से म्यूट था? नो सर, अभी हुआ है, तकरीबन 1 मिनट हो गए। 1 मिनट में कब सारा बोल गया मैं तो। सर वहां से चलें। जहाँ से आप टाइप्स बता रहे थे ना, पेन्स की टाइप्स बता रहे थे, वहां से बता रहे इससे पहले आ रहे थे। और अल्लाह के बंदे, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस समझ लिया आपने? जी सर, जहाँ से आप टाइप्स बता रहे थे ना, उसके ऑफेंस की टाइप्स वहां से। अच्छा, हाँ जी जी। जी जी। ऑफेंस दो किस्म के, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ये होता है जिसमें पुलिस इसमें 10 इसमें इंटरफेयर कर सके, ठीक है। ये होते हैं सीरियस किस्म के क्राइम्स, जिस तरह के मर्डर, डकैती, ठीक है, और ग्रीवियस हर्ट, जिसमें किसी की जो फ्रैक्चर हो जाए वगैरह वगैरह, इस किस्म के ऑफेंस होते हैं कॉग्निजेबल। कि इसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही आपको उनको वारंट्स, जो सर्च वारंट है या वारंट ऑफ अरेस्ट है, वो लेने की जरूरत पड़ती है। वो बगैर किसी सर्च वारंट के और मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर वो जाके मुलजिम को, एक्यूज को पकड़ते हैं। अच्छा, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल, जिसमें पुलिस को मुलजिम को पकड़ने के लिए वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करवाना पड़ता है मजिस्ट्रेट से, उसके बगैर वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये होते हैं मामूली किस्म के जो फाइंस होते हैं, जैसे कि प्राइवेट नेचर के, डेफेमेशन होगी, किसी ने किसी के खिलाफ पब्लिकेशन कर दी, उसकी जो इज्जत है उसके खिलाफ, या कोई ऐसी कोई बात पब्लिसाइज कर दी जिससे उसकी रिस्पेक्ट में, ऑनर में कमी आई हो, उसको डिफेम मिली हो, तो वो उसके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करेगा। कंप्लेंट फाइल करने के बाद वो फिर पुलिस जाके उसको वारंट ऑफ अरेस्ट लेके उसको, अगले बंदे को जाके पकड़ेगी। अच्छा, ये होते हैं मामूली किस्म के। अब जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी 154 की। 154 सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को शॉर्टकट में बोलते हैं सीआरपीसी। अच्छा, और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो पुलिस जस्ट एक 155, सेक्शन 155 की रपट लिखेगी, रिपोर्ट लिखेगी। सेकेंड, ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो है वो होगी एफआईआर। एफआईआर होती है 154 सेक्शन के तहत, और एफआईआर का रजिस्टर्ड नंबर 1 होता है, जो पुलिस थाने में मेंटेन किया जाता है। और नॉन कॉग्निजेबल का 155 रिपोर्ट लिखी जाती है, ठीक है। उसके लिए किसी को पकड़ा नहीं जाता, जस्ट रिपोर्ट लिख देती है कि ठीक है, रिपोर्ट लिख दी आपकी, अगर कोई बाद में कोई इवेंचुअलिटी सामने आई नेक्स्ट, तो हम उस उसके खिलाफ प्रोसीड करेंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट लिख दी हमने, तो आप जाएं। अब बंदा कहता नहीं, मैंने बंदे को गिरफ्तार करवाना है, ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल, वो कहता मैंने गिरफ्तार करवाना है इसको। फिर
क्या करती है पुलिस, एक कंप्लेंट लिखती है और वो फॉरवर्ड करती है मजिस्ट्रेट को। लेकिन आमतौर पर ये प्रैक्टिस नहीं देखी जाती। पुलिस जब एफआईआर करने से मना कर देना तो फिर वो कंप्लेंट कम से कम नहीं लिखती। चले कंप्लेंट नहीं लिखी, उसने कहा नहीं मैंने फिर भी बंदे को पकड़वाना है, तो फिर वो एक कंप्लेंट फाइल करेगा डायरेक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, सेक्शन 200 के तहत। मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होगी, फिर मजिस्ट्रेट उसकी जो जो लीगल इसकी वैल्यू है वो असर्टन करेगा, उसका बयान वगैरह लिखेगा, तो अदरवाइज ये फिर आगे काम चल पड़ेगा। चलें, हम आते हैं अब अरेस्ट। अब बंदे को अरेस्ट करने पहुंच गए, भी कैसे अरेस्ट करेंगे? अरेस्ट हाउ मेट 46 इन मेकिंग एन अरेस्ट पुलिस ऑफिसर और अदर। ये अहम बात, हमने आज तक सुना है कि पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं, नहीं। पुलिस वाले भी अरेस्ट कर सकते हैं, प्राइवेट बंदा भी अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट बंदा अरेस्ट करेगा तो फौरन वो किसी पुलिस ऑफिसर को देगा उसकी कस्टडी। अगर पुलिस ऑफिसर मौके पर मौजूद नहीं है, आसपास नहीं है, तो करीबी थाने में जाके उसको कन्फाइन करवाएगा। अच्छा, इन मेकिंग अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और other person making the same shall actually touch or confine। उस बंदे को पकड़ने के लिए जाहिर बात है उसको टच करना पड़ेगा ना, आपको जाके टच करेंगे या कन्फाइन करेंगे। कन्फाइन क्या होता है कि किसी की आजादी को जब्त कर लेना। आप पुलिस गई है किसी घर या किसी दुकान पे गई है, ठीक है, या किसी कमर्शियल जगह पर गई है, वो अक्यूज्ड एक कमरे में था, उन्होंने कमरा लॉक कर दिया, तो वो एक्यूज वहीं कन्फाइन हो गया, उसकी आजादी को आपने सलब कर दिया, तो टच किए बगैर भी आप उसको कन्फाइन करें। ठीक है। अच्छा, कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड अनलेस देयर बी अ सबमिशन। हाँ, अगर उसके तरफ से सबमिशन आता है, सबमिशन मीन सरेंडर करता है वो, सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और बाय एक्शन, दो चीजें। वो सबमिट, देखें आप अरेस्ट करने गए हैं, आपसे मुराद पुलिस ऑफिसर या प्राइवेट पर्सन, आपने कहा खबरदार भागना नहीं है आपने, उसने हाथ खड़े कर दिए। अब हाथ खड़े करने से मुराद ये है कि भाई मुझे कुछ ना को, मैं खुद गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। ये उसने एक्शन किया, वर्ड्स नहीं बोले। बाई वर्ड कैसे कहेगा कि सर मैं गिरफ्तार देता हूँ, आप मुझे कुछ ना कहें, मैं गिरफ्तार देता हूँ। तो उसने बाई वर्ड्स आपको कन्वे किया कि भाई आप मुझे टच ना करें, मुझे अरेस्ट ना करें, मैं खुद गिरफ्तारी दे रहा हूं आपको। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट है रिस्टेटिंग एंड्योर टू अरेस्ट। अब वो मजामत करता है, आप उसको पकड़ने गए हैं, उसने मजामत शुरू कर दी है, तो जो पर्सन उसको पकड़ने गया है या पुलिस ऑफिसर, उसको पूरा पूरा अख्तियार है कि वो कुछ भी करे। हाँ, अगर डेथ काज नहीं करेगा, इन केसों में अगर वो बंदा जिसको आप पकड़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसकी जो सजा है वो मौत है या उम्र कैद है, ठीक है, अगर वो सजा इस किस्म के ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो आप उसकी डेथ काज नहीं करेंगे, बाकी कुछ भी कर सकते हैं आप। अमूमन ये होता है कि उसके आप जो जो लोअर कैविटी है वहां फायर करते हैं, सर ठीक आवाज है, नहीं पाँव ठीक आ में। रही। ओह, नहीं, आवाज तो सर मुंह की तो नहीं क्लियर है। होगा। अगर आप लोगों के पास कोई इशू है ना तो आप अपना नेट कनेक्शन चेक करें। सर की आवाज तो क्लियर है। सर क्लियर है सबको। अच्छा, किसी चले एक मैं को माइक क्लियर थोड़ा नहीं है। मजीद नजदीक कर देता हूँ। हाँ जी, आवाज आपकी क्लियर है। वो किसी एक का इशू होता है तो वो फिर उसका नेट कनेक्शन का मसला है। जी ठीक है, ठीक, थैंक यू। अच्छा, वो मजामत करता है, सपोज पुलिस पकड़ने गई है किसी मर्डर को, वो कातिल था। हाँ, इस दौरान अगर वो मजामत करता है तो आप उसको वो, उसकी जो है डेथ काज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें ना थर्ड में आ रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज डेथ ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस
वो ऐसा मुलजिम नहीं है, किसका बोला, एन ऑफेंस, ऐसा जुर्म, पनिशेबल, जिसकी सजा विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, तो ये दो इवेंचुअलिटीज होगी, पहले आप अरेस्ट किया आपने जाके, उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। सेकंड पे उसने मजामत की, जब मजामत की तो आपके पास पुलिस, अच्छा आपसे मतलब पुलिस है, पूरा अख्तियार है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर वो ऐसे जुर्म का मुर्तकिब नहीं हुआ जिसकी सजा लाइफ या उम्र कैद है, तो आप उसकी लाइफ को खत्म नहीं कर सकते। उसको रोकने के लिए उसके टांग पर, उसके पांव पर, उसके बाजू पर फायर कर सकते हैं। 47, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन sought टू बी arrested। आप पकड़ने गए हैं, वो किसी घर में घुस गया है, तो तब एक पुलिस ऑफिसर या प्राइवेट बंदा, तो उसे क्या करना चाहिए? इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर ए वारंट ऑफ अरेस्ट, उसको वारंट ऑफ अरेस्ट मिले हुए हैं, और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, उसके पास अथॉरिटी है पकड़ने की, हैज रीजन टू बिलीव दैट a person to be arrested has entered into, उसको बिलीव होना चाहिए कि बंदा फलां बिल्डिंग में एंटर हुआ है, और इज विद इन एनी प्लेस द पर्सन रिजाइडिंग इन आर बीइंग इन चार्ज। ठीक है, तो जो बंदा उस बिल्डिंग का इंचार्ज होगा, सपोज उस घर का मालिक, ठीक है, आर बीइंग इन चार्ज, या कोई सपोज कोई नौकर है वहां, वो मालिक नहीं है घर, तो नौकर इंचार्ज होगा उस वक्त तो। अच्छा, ऑफ सच प्लेस शेल ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अफोरसेड और सच पुलिस ऑफिसर। तो वो कह रहे कि ऑन डिमांड, किसकी डिमांड पे, सच पर्सन, वो पर्सन जो उसको पकड़ने आया है, एज एफोरसेड जिसके ऊपर बयान किया गया, और सच पुलिस ऑफिसर, या कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसका ऊपर हमने जिक्र किया है, मतलब वो बंदा जिसके पास वारंट ऑफ अरेस्ट थे, या वो पुलिस ऑफिसर जो उसको पकड़ने आया था, उसको ये बिलीव हो कि फलां बंदा इस बिल्डिंग में गया है, तो वो उस बिल्डिंग के मालिक से या उसके इंचार्ज से जो वहां मौजूद होगा, उससे डिमांड करेगा कि क्या भी अलाउ हिम फ्री इंग्रेंस, कि उसको फ्रीली अंदर जाने की इजाजत दी जाए, एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज, तो उसको फैसिलिटेट भी करे। पकड़ने गए आप, वो बंदा घर में घुस गया, आपको यकीन है इस बात है कि बंदा फलां घर घुसा है, आप नॉक करेंगे, उसका इंचार्ज बाहर आएगा, उससे कहेंगे कि फलां मुलजिम को हम पकड़ रहे थे और ये आपके घर में घुस गया है, हमें इजाजत दें कि हम आपके घर की तलाशी लें, उसको पकड़ें। तो वो उसका हक बनता है, उसका फर्ज है कि वो आपको अंदर आने दे और आपको फैसिलिटेट भी करे। ठीक है, फिर नेक्स्ट 48 पे है, प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल, जहां आपको लगे कि अब जरूरत नहीं है इजाजत लेने की। ठीक है, इन इंग्रेस to such place cannot be obtained under section 47, ऊपर 47 डिस्कस किया हमने। It shall be lawful in any case for a person acting under a warrant, वही जो वारंट जिसके पास वारंट थे, and in any case in which warrant may issue, b cannot be obtained without affording the person to be arrested and opportunity of escape। आपको खतरा है कि वो बंदा वहां से भाग जाएगा, आप अगर उससे इजाजत लेंगे उससे, तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू एंटर सच ए प्लेस एंड सर्च देयरइन, एंड इन ऑर्डर टू effect an entrance into such place to break open an outer हाँ, हाँ, ये मैं इसको रिपीट करता हूँ। वो कहते हैं कि जो मालिक है वो इजाजत नहीं देता, वो कहते नहीं आप वारंट लेके आए, मालिक को पढ़ा लिखा होगा, वो कहता मुझे सर्च वारंट दिखाएं। अब अगर सर्च वारंट वो तो इशू करता है मजिस्ट्रेट,
अगर आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो आपका जो मुलजिम है वो भाग जाएगा, इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है। वो कहता है या आपको नोटिफिकेशन लेके आए, नोटिफिकेशन ऑफ हिज अथॉरिटी। ठीक है। हम्म। तो अगर वो रजिस्टर करता है, सिंपल सी बात है, तो आप फिर घर में घुस सकते हैं। ठीक है। इफ, दोबारा पढ़ते हैं, इफ इंग्रेंस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 47, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इट शैल बी लॉफुल, तो तब ये बात कानूनी बन जाएगी। इन एनी केस, कौन सा केस? ये वो पर्सन हो जिसके पास वारंट हो, और एनी, इन एनी केस इन विच वारंट में इशू। हाँ, वारंट में इशू से मुराद ये कि कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है। या उसकी ग्रेविटी कम है, तो वो जो इंचार्ज है घर का, वो क्लेम कर सकता है। वारंट में इशू, वारंट इशू हो सकते हैं तो दिखाएं मुझे वारंट। हाँ, इशू हो सकते हैं, बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट अफोर्डिंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड अपॉर्चुनिटी टू एस्केप। हाँ, अगर हम वो लेते हैं तो उसको मौका मिल जाएगा एस्केप होने का, बट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, वहां से नहीं किया जा सकता विदाउट, इसके बगैर, अफोर्डिंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, उसको भागने का मौका मिल जाएगा। अब जाहिर बात है, मजिस्ट्रेट तो साथ नहीं होता हर वक्त कि जो बोले जी ये वारंट लो और जाओ। मजिस्ट्रेट तो कोर्ट में बैठा होता है ना। फिर, और जाहिर बात, जो प्लेस ऑफ जहां आप गए हैं वो थाने से कुछ ना कुछ तो फासले पे होगी, मजिस्ट्रेट की कोर्ट से, तो तब तक वो बंदा भाग जाएगा। तो उसके लिए क्या है, फॉर ए पुलिस ऑफिसर, अब ये लॉफुल हो जाएगा किसके लिए? फॉर ए पुलिस ऑफिसर, उसके लिए काम लॉफुल हो जाएगा टू एंटर सच प्लेस, कि वो उसमें, उस प्लेस में घुस जाए, एंड सर्च देयर इन, and in order to effect an entrance into such place, to break open any outer or inner window, तो वो घर का दरवाजा भी तोड़ सकता है, उस घर की विंडो भी तोड़ सकता है, जस्ट फॉर द पर्पस टू एंटर इन द प्रेमिसेस। ठीक है। अच्छा, इफ आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ हिज अथॉरिटी, अच्छा हाँ, वेदर, सॉरी एक लाइन ऊपर आ गया, वेदर दैट ऑफ पर्सन इज टू बी अरेस्टेड और एनी अदर पर्सन, if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance। तो इसमें वो ये कह रहा है कि अगर वो इजाजत ले तो उसको मिल जाएगी इजाजत, सिंपल सी बात है। लेकिन इसके पास इतना टाइम नहीं है कि अगर वो इजाजत लेता है तो वो बंदा भाग जाएगा। तो इस सूरत में ये है कि वो घर की विंडो, घर का रोशनदान, घर का गेट तोड़ के अंदर दाखिल हो सकता है उसको पकड़ने के लिए। फिर है जी, हाँ, ब्रेकिंग ओपन जिनाना। यहाँ इससे मुराद, जनाना से मुराद कि जिस घर में आप जा रहे हैं पकड़ने के लिए, वो फीमेल है, ऑक्युपाइड किया हुआ उसने, फीमेल वहां रह रही है, तो उस सूरत में आपने जो एक वुमन है उसकी रिस्पेक्ट का, उसकी डिग्निटी का पूरे तौर पे ख्याल रखना है। आप उससे परमिशन लेंगे बाकायदा कि ये मसला बना है और आप साइड पे हो जाएं, हमने आपके घर की तलाशी लेनी है। इसको पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट, अब ये ऊपर वाले सेक्शन की नीचे वजाहत दे रहा है, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ वुमेन नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड। हाँ, जिसको आप पकड़ने जा रहे हैं वो औरत नहीं है, लेकिन जिस पर्सन ने उसको ऑक्यूपाई किया उस लैंड